हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की कवरेज और उसके अलावा कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि शायद बहुत लोग, जो लोग जंग में हैं, जो लोग दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, वो कितनी हिम्मत से कर रहे हैं और उनके सामने अभी जो 2 दिन पहले हमने एक वीडियो देखी और आपको भी दिखाई। धमाका होता है, एक बिल्डिंग गिरती है, उसके आसपास लोग खड़े हुए हैं और वो फौरन जो है वो अल्लाह को याद करते हैं और दुरूद पढ़ते हैं और फौरन लोगों को निकालने की कोशिश शुरू कर देते हैं। यानी वहां के लोगों का जहन अब कितना एक तरह से पुख्ता हो गया है और कुछ सिचुएशन का सामना करने के लिए वो एक तरह से इम्यून हो गए हैं। लेकिन हम जैसे लोग भी जो खबरें मुसलसल आपको दे रहे हैं, हम लोग भी कभी-कभी ज़हनी तौर पर थकन महसूस करने लगते हैं कि आखिर ये कब तक, कहाँ तक, आखिर ये ताकतें क्या कुछ चाहती हैं। दुश्मन यानी दुनिया पर कंट्रोल करना, किसी भी तरह से दूसरे की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना, दूसरे लोगों के हकूक को ख़त्म करना, क्या यही दुनिया का ऑर्डर है? ये सब समझने समझाने की कोशिश करते-करते आज हम बात कर रहे हैं फिरोज़ मीठी बोरवाला साहब से, जो हमारे ख़ास मेहमान हैं आज के इस प्रोग्राम में। और इज़राइल-फ़िलिस्तीन जो मामला है, जो कब्ज़ा किया हुआ है फ़िलिस्तीन पर, उस पर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक तरह से वक़्फ़ की हुई है इस इश्यू पर। उन्होंने 2010 में कॉन्वॉय टू गाज़ा, उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया था, कई मुल्कों के लोग गए थे। फिर 2012 में ग्लोबल मार्च टू जेरूसलम और इसके अलावा ये जंग शुरू होने के बाद अब तक कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, मीटिंग्स में शिरकत कर चुके हैं, जिसमें इस्तांबुल, जिसमें मॉस्को, उधर काठमांडू और ईरान, कई जगहों पर वो इस सिलसिले में चीज़ों को समझने की कोशिश करते रहे। खुद भी अपनी बात बहुत मजबूती से रखते हैं। पिछले दिनों लखनऊ में जो एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, पब्लिक मीटिंग, हसन नसरुल्लाह के 40वें के मौके पर, उसमें भी आप गए थे। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। जब भी आप वक्त देते हैं हमें इसलिए अच्छा लगता है कि आपकी मालूमात बहुत गहराई के साथ होती है। अभी इस वक्त की जो जंग की हालत है, जिसमें सुबह शाम हर दिन बमबारी की खबरें आ रही हैं, लेकिन साथ साथ जवाब देने वाले जो रेजिस्टेंस के लोग हैं, वो भी बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं। क्या ये दोनों के लिए अपने वजूद का बड़ा सवाल हो गया, इजराइल के लिए भी और रेजिस्टेंस फोर्सेस के लिए भी? क्या कुछ है, जरा बताइए, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे आखिर इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, आगे समझेंगे। नहीं, एक तो आपने बात सही की कि कल जो मोहम्मद अफीफ की जो मार्टरिंग हुई, जो शहादत हुई है, जो हिजबुल्लाह के स्पोक्स पर्सन थे, तो वो तो अपनी जगह पे संघर्ष कर ही रहे। और खास करके अभी हिजबुल्लाह की शहादत की बात करें या साउथ लेबनान में जो आवाम है, वो बहुत मतलब लगभग एक महीने से 40-45 दिन हो चुके हैं अभी इसराइल के हमले पे लेबनान पे, जिसमें नेतन्याहू ने कहा था कि मैं 30 किलोमीटर आगे हिजबुल्लाह को ढकेल दूंगा, लिटानी रिवर के आगे, और उत्तरी जो फिलिस्तीन है, जो हम लोग इजराइल बोलते हैं, तो वो पार्ट में मैं वापस मेरे लोगों को बसा दूंगा। उसमें वो टोटली फेल हुए। मतलब 40-45 दिन के बाद भी वो एक गांव लेबनान का नहीं ले पाए, और उसी के गुस्से में वो लोग लेबनान के अवाम पे हमले कर रहे, उनके घरों पर हमले कर रहे, उनकी बिल्डिंगों पे, वहाँ बच्चे, मतलब पूरी की पूरी बिल्डिंगों, रेजिडेंशियल बिल्डिंगों गिरा रहे। तो एक 40-45 दिन की जंग के बाद इजराइल की आर्मी, उनकी मेरकावा टैंक्स, वो पूरे फेल हुए एक गांव लेने में। ये हालत है इजराइल की आर्मी की। दूसरी जगह पे हम लोग देखेंगे कि गाजा में अभी तक संघर्ष चल रहा है। इट इज अनबिलीवेबल। मतलब इतने बड़े, मतलब 2 लाख से ज्यादा, 2 से 3 लाख लोग के बीच में 40-45 का फिगर है नहीं। लैंडसेट के रिपोर्ट ने बता दिया था कि ये 1,46,000 मर चुके थे, और वो फिगर एनीवे बिटवीन 2 से 3 लाख है, उससे भी शायद ज्यादा है। ये पूरा हॉलोकॉस्ट है। उसके बावजूद भी वहाँ की के लोग ना सरेंडर करने के लिए तैयार है, और हमास को ना हरा पाए, और हमास आज भी उनको रेजिस्ट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा इजराइल के लिए हार ही है
ये जितना वॉर्स लॉन्ग चलेगा इतने में इजराइल वीक होती जाएगी, इंटरनेशनली आइसोलेट होगी जाएगी। ऑफ कोर्स नेतन्याहू का प्लान था कि मैं ट्रम्प आते आते मैं ये जंग को लंबा करूं, मगर बाइडेन ने भी कुछ खास किया नहीं क्या, वो तो आखिरी दिन तक हमला हथियार भी दे रहा था, बम भी दे रहा था। बाइडेन ने तो पूरा उनका काम करके दिया है। तो जो लोग समझ नहीं पाते कि बाइडेन हारा तो बहुत बुरा हुआ, सॉरी कमला हैरिस हारी तो बहुत बुरा हुआ वगैरह वगैरह, मैं बोला ये इंडियन पॉलिटिक्स के साथ इसको जरा भी कंपेयर मत करो। अमेरिका की पॉलिटिक्स इज टोटली जूइश कंट्रोल पॉलिटिक्स। बाइडेन की कैबिनेट में 70% जूइश अपॉइंटीज थे, सबके सब टॉप जगह उनकी थी। ट्रम्प की कैबिनेट में एक ही है, मगर जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो सब इजरायली लॉबी से सलाह मशवरा करके हुए हैं। हम लोग कैबिनेट पे बाद में आएंगे। एनीवे, सो द पॉइंट इज के अभी जो फेज आएगा वी हैव टू सी कि नवंबर दिसंबर जनवरी में और कितना हमला करेगा नेतन्याहू। क्योंकि और एक जो अनाउंसमेंट बाइडेन ने कल जो की है कि जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसने यूक्रेन को बोला है कि हम आपको सप्लाई करेंगे और हम आपको इजाजत दे रहे हैं कि आप रशिया के इंटीरियर्स में इसको हमला करें। और पुतिन ने पहले ही बोला था कि अगर आपने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स यूक्रेन को दी और मेरे पे हमले हुए रशिया पे, तो मैं न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि फिर ये यूएस नेटो के साथ डायरेक्ट लड़ाई हो जाएगी। अभी तक इनडायरेक्ट चल रहा था, सब लोग समझ रहे हैं। तो दोनों फ्रंट पे बाइडेन ने बड़ा मेस करके रख दिया है कि ट्रम्प आते आते क्या तीसरे विश्व युद्ध ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि ट्रम्प तो रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करना चाहता है। मिडिल ईस्ट पे सिचुएशन और भी खराब होगी, मैं जानता हूं, क्योंकि इजराइल की लेबनान में जो रेजिम चेंज का एजेंडा उसमें वो फेल हो गया। कल एक कहानी फ्लोट कर दी थी कि इमाम खामेनेई को कोमा हो चुका है और उनके बेटे मुस्तफा को अपॉइंट कर दिया है। तो और बाद में उन्होंने वो जो पहलवी का बेटा है, शाह का बेटा, जो मुल्क दिखता है इजराइल के झंडे लेकर घूमता है, उसको बोला कि ये आगे का लीडर बनने वाला है। तो वो जो फॉल्स फेक नैरेटिव एक बना रहे लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि वो जानते कि लेबनान को हरा नहीं सकते। तो पहले तो कोशिश की थी कि लेबनीज आर्मी और हिजबुल्लाह की लड़ाई हो जाए, वो हुआ नहीं। सुन्नी शिया क्रिश्चियन लड़ाई हो जाए, वो हुआ नहीं। तो लेबनान में एक समीर गेगिया के अलावा और जाजा के अलावा और को है नहीं वहां अभी उनकी बात करने के लिए, क्योंकि सऊदी और ईरान भी अभी बहुत करीब आ चुके हैं। और ईरान में भी उनको पता है कि हरा तो नहीं सकते, तो कहीं अंदर से कोई उथल पुथल करके रेजिम चेंज करवा दे, तो वो भी उसमें वो कर नहीं पा रहे। मगर नवंबर दिसंबर खास करके जो न्यू ईयर क्रिसमस का टाइम आता है, जब पूरी यूरोप और अमेरिका अपने हॉलीडेज बनाती रहती है, तब ये बहुत बॉम्बिंग करेगा। मगर इतना ही बॉम्बिंग हिजबुल्लाह भी कर रहा है। हाइफा की सभी दुकानें बंद हो चुकी है, सभी घर में जाके बैठ चुके हैं, अंडरग्राउंड बंकर में जाके बैठ चुके हैं। जो हाइफा उनका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, वो तो खत्म ही हो चुका है। वो कोई बिजनेस नाम की चीजें नहीं बची उधर। ओके, तो पहले जैसा तो ये एसिमेट्रिक वॉर जरूर है, अभी भी इजराइल के पास हथियार और हवाई जहाज और वगैरह वगैरह बहुत ज्यादा है, मगर हिजबुल्लाह जो जवाब दे रहा है उनको रोज, उसमें इजराइल के पास उनका जवाब नहीं है। तो ये आने वाले 3 महीने में भी देखना है कि ये पूरी लड़ाई कैसे पैन आउट होती है, क्योंकि ये भी बात है कि 1 लाख की सेना लेकर भी आएगा नेतन्याहू लेबनान में, वो टोटल फेल होने वाले, वहां भी वो फेल ही होगा। ओके, सो वी आर ऑन दैट सिचुएशन के रशिया यूक्रेन वॉर में गेट वर्स, एंड इवन दी वॉर इन मिडिल ईस्ट पे भी और बहुत बुरे हाल आने वाले। आने वाले 3 महीने काफी अहम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने बताया। और इसलिए भी कि ट्रंप 20 जनवरी को अपना चार्ज संभालेंगे, ओहदा संभालेंगे, लेकिन इस बीच में वहां की हुकूमत बिल्कुल डोडरम में रहेगी, तकरीबन कोई बड़े फैसले नहीं ले पाएगी, ऐसे कुछ हालात नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सब के दरमियान जो कुछ हो रहा है, वो जो जैसे आपने बताया कि हैफा जो है वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है और लोग शेल्टर्स में हैं। और एक हमने बैरूत से में रहने वाले एक शख्स से अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया कि तकरीबन 45 किलोमीटर तक इलाका बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है यहूदी आबादी यानी नॉर्थ इजराइल में। उधर गाजा के आसपास के इलाकों की भी बस्तियों में वापस जाने की कोई खबर नहीं है यहूदियों के। तो ये इतनी बड़ी तादाद, और एक आंकड़ा आया था कहीं से, वो बहुत ही पुख्ता रेफरेंस के साथ तो नहीं था, कि तकरीबन 10 लाख या उससे कुछ ज्यादा यहूदी इजराइल को छोड़ करके जा चुके हैं। और इस हालत में अभी कल
नेतन्याहू के घर के सामने कहीं कोई धमाके की भी खबर आई है और ऐसा लगता है उसमें यह कहा जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर जो लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं शायद उन्होंने हमला किया है नेतन्याहू के घर पर। तो अब से पहले नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह हमला कर चुका, अंदर से भी हमले शुरू हो गए। तो ये खुद नेतन्याहू किस नतीजे पे पहुंचेगा, ये बहुत ही अजीब सी हालत है। अच्छा, एक और भी खबर हुई पिछले हफ्ते कि वहां एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है वो नेतन्याहू को टाइम देने से इनकार कर दिया। वो उन्हें कोई एक बयान देना था करप्शन के जो केसेस उनके खिलाफ हैं, उसमें अदालत ने टाइम देने से मना कर दिया। तो क्या अब नेतन्याहू की तब्दीली का या कोई बड़ी तब्दीली का कोई वक्त आ रहा है इजराइल के एग्जिस्टिंग सिस्टम में? क्या कुछ है? देखिए, पहले तो जो 5 नवंबर को जो योव गालंत जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन किया, या उनको रिजाइन नहीं, उनको नेतन्याहू ने निकाल ही दिया कि भाई तुम निकल जाओ, क्योंकि दोनों के बहुत झगड़े हो रहे थे, लीडरशिप के झगड़े और स्ट्रेटेजी भी झगड़े थे। मारना है फिलिस्तीनियों को नरसंहार करने, उसमें योव गालंत को पीछे नहीं हटा था। ठीक है, मगर योव गालंत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड रखी थी कि एक तो प्रिजनर्स की जो बात है, हॉस्टेजेस, उसको लाने की कुछ करो, तुम तो भूल ही गए हो, उसकी कोई बात ही नहीं हो रही है। मगर उससे ज्यादा अहम जो योव गालंत ने बात कही थी कि 7 अक्टूबर का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो नेतन्याहू ने बोला कि फेलियर हुआ, हमको पता नहीं था, तो ये बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेट करो। और उसी टाइम और एक स्टोरी ब्रेक हुई 3-4 दिन पहले कि मोसाद ने सिम कार्ड दे दिए थे, उन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर दिया था कुछ हमास के लोअर रैंक फाइटर्स को, कि जैसे वो बॉर्डर से बाहर जाएंगे, गाजा के बॉर्डर से बाहर जाएंगे, तो वो सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएंगे। तो वो पूरी खबर उनके पास थी कि ये अटैक आने वाला है। ओके, और ये 1 साल पहले से उनको पता था। ठीक है, पॉइंट इज के नेतन्याहू जानता है कि वॉर बंद हो गई तो वो 2 दिन भी टिक नहीं पाएगा। ओके, वॉर बंद नहीं करेगा तो इजराइल डूबते जाएगा। ओके, और मैं लगातार बोलता रहा कि जितने कट्टर यहूदी सत्ता में आएंगे, और अमेरिका में अभी कट्टर ईसाई ज़ायनिस्ट सत्ता में आ चुके, ये सब उनको डुबाने वाले। इजराइल भी डूबने वाला है, अमेरिका तो डूबने ही वाला है था, तो वो और भी डूबेगा जल्दी से। तो नेतन्याहू ये समझ नहीं पा रहा है कि गाजा में नरसंहार कर करके वो उनको हरा नहीं पा रहा है, लेबनीज बॉर्डर पे वॉर करके वो एक गांव नहीं ले पा रहा है, तो वो करे तो करेगा। ईरान पे हमला कर नहीं सकता, तो करे तो करा गया। इराक से भी हमला हो रहा है, यमन से हमला हो रहा है, सीरिया में वो हमला कर रहा है, मगर उससे हो क्या रहा है कि इजराइल पूरे इलाके में भी आइसोलेट हो चुका है। अगर ट्रम्प को लगता है कि वो आएगा कि मैं कोई नया इब्राहिम अकॉर्ड में सबको बिठा कर सऊदी और इनको साइन, वो दिन तो भी चले गए, तो ट्रम्प भी आके करेगा क्या? ठीक है, तो नेतन्याहू अपने उसने जो जाल बिछाया था 7 अक्टूबर का, वो जाल में खुद वो फंस चुका है। ओके, नाउ द पॉइंट कम्स के ये जो 7 अक्टूबर हुआ, उसके पीछे कारण तो ट्रम्प भी है और बाइडेन भी है। ट्रम्प की कोशिश यही रही कि फिलिस्तीनी आजादी आंदोलन को पूरा आइसोलेट किया जाए, ईरान और सऊदी के बीच का जो घाई है उसको और भी वाइडन किया जाए, और जो छोटे देश है कतर, बहरीन, यूएई, जिन्होंने बहरीन और यूएई और मोरक्को, सूडान, ये लोग से तो साइन करवा लिया था। इजिप्ट, जॉर्डन तो पहले ही चले गए। सऊदी बस एक पैर पे खड़ा था साइन करने के लिए, उसके बीच में 7 अक्टूबर हो गया, क्योंकि जो ट्रम्प ने ईस्ट जेरूसलम दे दिया, गोला ने इसको बोला कि वो तो सीरिया का नहीं है, वो तो इजराइल के पास का ही है। ठीक है, तो उसने जो बढ़ावा दिया था कट्टर यहूदी राष्ट्र, ये पूरा ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को, वो ही कैरी ऑन किया बाइडेन ने, और फाइनली वो पूरा का पूरा जो प्रेशर कुकर था सिचुएशन, वो फटा। मगर 7 अक्टूबर का कारण तो ट्रम्प से लेकर बाइडेन ही है, और ट्रम्प को अगर लग रहा है कि वो पुरानी ही नीतियों को लेकर अपने क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट, जूइश ज़ायनिस्ट एजेंडा को लेकर वो यहाँ कोई रणनीति चलाएगा, तो वो भी फेल ही होने वाला है। और मैं कैबिनेट पे आता हूँ क्योंकि वो बहुत ही मैं उससे पहले मैं एक चीज और देखिए, जब से जंग शुरू हुई है बहुत सी खबरें, मैंने बाकायदा एक लिस्ट बना रखी है, कभी कभी मैंने बीच में कुछ एपिसोड्स भी दिए हैं कि किस तरह से वॉर के दौरान झूठ खबरों का प्रोपेगेंडा बगैर सोर्स के एक मुसलसल रहा है। कम से कम 20-25 मिसालें मेरे पास बाकायदा मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं, तो कभी मौका होगा तो मैं वो रखूंगा। अभी एक ताजा पिछले हफ्ते ये खबर आई ट्रंप के जीतने के बाद कि एलन मस्क जो ट्रंप के बहुत नजदीकी हैं,
उन्होंने ईरान के यूनाइटेड नेशन में नुमाइंदे से मुलाकात की और इस हद तक उसमें डिटेल में रखा गया कि ये मुलाकात की ख्वाहिश जो थी वो एलन मस्क ने रखी थी और मिलने की जगह ईरान के एम्बेसडर ने तय की थी। यहां तक आ गए, लेकिन फोटो कोई नहीं आई इस मीटिंग की। ये कई दिन खबरों में चला, फिर उसके बाद में ईरान के स्पोक्स पर्सन आते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के, वो कहते हैं ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि इस तरह की खबरें चलाकर ईरान को कुछ टेस्ट करना चाहते हैं या कोई अपना स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं तेहरान में कोई हमदर्दी पैदा हो जाए ट्रंप से, जबकि ईरान इस बात के लिए कहता रहा है कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर। कासिम सुलेमानी के कत्ल का जिम्मेदार खुद डोनाल्ड ट्रंप है, जो उसने खुद ट्विटर पर कबूल किया था। तो ये इस किस्म की खबरें और खासतौर पर ईरान और अमेरिका के बीच की, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, वो बात सही है, वो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होगा कि देखो हम तो ईरान से बात कर रहे हैं और हमने तो दरवाजे खोले रखे हैं, मगर बाद में ईरान ही नहीं आ रहा है। उनका जो पुराना तरीका है कि ये पीस की बात ही नहीं करते, तो ईरान ने तुरंत कह दिया कि ऐसी कुछ बात ही नहीं हुई, झूठी बात है। जनरल कासिम सुलेमानी की भी कार्रवाई जैसे आपने कही है वो भी वो लोग करना चाहते हैं और उनको तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाना ही चाहिए ट्रंप के खिलाफ। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जब से सैंक्शन आपने लगाया 1979 से $1 ट्रिलियन का हमारी इकोनॉमी का लॉस हुआ है, उसकी भरपाई आपको करना चाहिए। ठीक है। और आपने और एक इंटरेस्टिंग बात कही है, दिसंबर की बात सही है आपकी कि नेतन्याहू को कोर्ट में जाना होगा अपने करप्शन के केसेस को लेकर। एक्चुअली यही सुप्रीम कोर्ट और करप्शन के केसेस को लेकर ही नेतन्याहू ने बड़ी जंग चालू की है, ताकि वो सब खबरें दब जाए, वो केसेस ही खत्म हो जाए और उसमें भी वो सफल रहे, क्योंकि ये केसेस वापस आने वाले। ओके, तो और अब आप वो जो आप कैबिनेट में जो लोगों को सिलेक्ट किया उस पर बात करें, लेकिन इसका ध्यान रखें कि इस बार इलेक्शन के जो एनालिसिस सामने आया है उसमें यह आया है कि यहूदियों ने ट्रंप को वोट नहीं किया, और इसका कंट्रास्ट दूसरा ये है, कंट्राडिक्शन, के नेतन्याहू ट्रंप के जीतने का इंतजार कर रहे थे ताकि ट्रंप इजराइल के लिए कुछ और ज्यादा काम कर सकें। तो अमेरिका के अंदर यहूदी दुश्मन ट्रंप के और इजराइल उनका दोस्त, ऐसी सिचुएशन में वो कैबिनेट जो बन रही, क्या कुछ है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पॉइंट ये है कि ट्रेडिशनली 80% वोटिंग जूस की होती है डेमोक्रेट्स के लिए, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है। नेतन्याहू का जो डेमोक्रेटिक लिबरल जूइश वोटर है वो नहीं चाहता, वो लेबर पार्टी के साथ है। लेबर पार्टी ज्यादा कुछ बची नहीं, मगर लिकुड पार्टी का ज्यादा अलाइनमेंट रिपब्लिकन पार्टी से है, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा कि मुझे इतनी जूस की जरूरत नहीं है अमेरिका में, जो क्रिश्चियन जायनिस्ट है उनकी तादाद उनसे ज्यादा है और मुझे तो क्रिश्चियन जायनिस्ट की जरूरत है। तो ये क्रिश्चियन जायनिस्ट ज्यादा रिपब्लिकन पार्टी में, उसका बेस तो ज्यादा वही है। वैसे तो बाइडेन भी सेल्फ डिक्लेयर्ड क्रिश्चियन जायनिस्ट था। ओके, तो एक बात है। दूसरी बात है कि एक्चुअली ट्रंप कंप्लेंट कर रहा था कि देखो मुझे जो जूस वोट भी नहीं देते, पैसा भी नहीं दे रहे, मगर उनको पैसा भरपूर दिया है जूस ने। ठीक है। और उन्होंने प्रैक्टिकली ट्रंप की सरकार को खरीद लिया है। ठीक है। एक आध किसी अपवाद को छोड़ दो तो बाकी के सब प्रो इजरायली है, कोई बचा नहीं इसमें। फर्क इतना ही है कि जूस इस बार समझ गए कि हमारे खिलाफ बहुत गुस्सा है, बहुत रिएक्शन है। बाइडेन की सरकार में 70% कैबिनेट जो थी वो जूस थे। ओके, आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बाइडेन पकड़ लो, फेडरल रिजर्व पकड़ लो, होमलैंड सिक्योरिटी पकड़ लो, CIA पकड़ लो, मतलब जितने होमलैंड सिक्योरिटी, ये सब जो टॉप पोजीशन से वो 70% कैबिनेट बाइडेन की जूस थी। और वो गुस्सा उबल रहा है अमेरिका में कि एक क्रिश्चियन कंट्री को, ये एक माइनॉरिटी जूइश पॉपुलेशन हमको कैसे कंट्रोल करिए, इसको तोड़ो। तो एक बड़ा सेक्शन है ट्रम्प का जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो मागा सेक्शन है, वो भी एक्चुअली इजराइल और जूस के खिलाफ है। तो जब जैसे जैसे ट्रम्प अपॉइंटमेंट करते गए, वो बोले भाई ये तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है कि मेक इजराइल ग्रेट अगेन है। तो ट्रम्प के खिलाफ भी वो रिएक्शन उसके वोटर का आ रहा है, उसका मास का आ रहा है। ट्रम्प के लिए भी इतना आसान नहीं है इसको कंट्रोल करना अभी। ओके, अभी आप उसके अपॉइंटमेंट देखिए, 5-6 की बात कर लेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उसने तो ट्रम्प को क्या था नहीं बोल दिया था इलेक्शन के दौरान, मगर रूबियो टोटली इजराइल सपोर्टर है, हार्डकोर जायनिस्ट है, एंटी वेनेजुएला, एंटी क्यूबा, एकदम हार्डकोर बंदा है। तो मार्को रूबियो इज फ्रॉम दी ओल्ड, मतलब ये जो बोल रहा था ट्रम्प के में एंटी एस्टेब्लिशमेंट
और स्वम को क्लीन करके नए लोग को लाऊंगा, तो मार्को रूबियो तो पुराना खिलाड़ी है, वो डिक चेनी लाइन वाला है, पॉम्पियो लाइन वाला है, ठीक है। दूसरा जो मार्क वॉल्स करके है, जो इंडिया कॉकस का भी चेयरमैन है, वो एक वेहेमेंटली एंटी चाइना है, प्रो इजराइल है, वही पूरी कहानी है, ठीक है। पीट हेग्सेट जो आया है डिफेंस सेक्रेटरी, वो तो जोकर है, टैटू बैटू लेकर घूमता है, इराक वॉर में शामिल था, अफगान वॉर में शामिल था। ट्रम्प का जो लाइन थे कि अफगान वॉर और इराक वॉर सब गलत थी, तो आपने पीट हेग्सेट को क्यों बिठा दिया, जो प्रो वॉर एजेंडा लेकर आया। पीट हेग्सेट फॉक्स न्यूज पे पॉलिटिकल कमेंटेटर था, उसको वहां से ट्रम्प ने उठा लिया है, ठीक है। और पीट हेग्सेट कट्टर क्रिश्चियन जायनिस्ट है, वो बोलता है कि मैं तो एक बैप्टिस्ट चर्च से निकला हुआ, मुझे जूस के बारे में पता नहीं था, बाद में पता चला कि दे आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड और वगैरह वगैरह। और उसका बोलना है कि इनका थर्ड टेम्पल बनना चाहिए और अल-अक्सा मस्जिद टूटनी चाहिए। ये तुम्हारा डिफेंस सेक्रेटरी है, ठीक है। दूसरा आप देखोगे माइक हकेबी, जो पहले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रह चुके हैं हर 2 बार, और माइक हकेबी का वो भी क्रिश्चियन इवेंजेलिकल क्रिश्चियन जायनिस्ट है, और वो एम्बेसडर टू इजराइल है, ये भी क्रिश्चियन जायनिस्ट है। फिर जो एक स्टेफनी सेलोविच के उसका वो नाम है, जो यूएस एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस है, वो भी प्रो इजराइल है, ओके। एंड स्टीव विटिकॉफ करके जो इसका स्पेशल स्ट्रेटेजिक एडवाइजर है, वो भी प्रो इजराइल है। इसमें विवेक रामास्वामी जो है, जो इलॉन मस्क के साथ जो एक 2 लोग की टीम मिली है, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जिसको वो लोग को क्लीन अप करना है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में हमारा बहुत सारा पैसा व्यर्थ जा रहा है, उसको हम लोग को सब क्लीन। विवेक रामास्वामी भी प्रो इजराइल है। रॉबर्ट एफ कैनेडी जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वो भी प्रो इजराइल है। जॉन एफ कैनेडी से खानदान से आता है, सबको मालूम है कि जॉन एफ कैनेडी को असैसिनेट इजराइल और मोसाद ने किया था, मगर आज वही रॉबर्ट एफ कैनेडी और उसके भाई को भी वही रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने इजराइल लॉबी के साथ अपना कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, और आज वो हेल्थ डिपार्टमेंट में जाके बैठ चुका है। तुलसी गैबर्ट जो सेंसिबल है, क्योंकि वो असद को भी जाके मिली थी, वो समझ रही कि रशिया वाला वॉर भी वेस्ट की गलती है, ओके, मगर वो भी प्रो इजराइल है। तो इसमें एक भी कैंडिडेट आपको मिलेगा नहीं ट्रम्प के कैबिनेट में जो एक लफ्ज एंटी इजराइल बोलने वाला है। ये पूरी की पूरी कैबिनेट स्पॉन्सर्ड बाय एपैक लॉबी है। उसमें सबसे बड़ा नाम है मेरी मेडलसन, जो शेल्डन एडल्सन की बीवी विधवा है। शेल्डन एडल्सन एक बहुत बड़ा कैसीनो बैरन है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं। इसने जब ट्रम्प ने कंप्लेन किया कि मुझे तो यहूदी पैसे नहीं दे रहे, तो मिली मेडल्सन ने उसको सीधा $100 मिलियन प्लस दे दिया, ओके। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ट्रम्प, और उसमें बोलता है कि इजराइल बहुत छोटा देश है, उसको एक्सपेंड करना चाहिए। मतलब पहली बार उसने ईस्ट जेरूसलम दे दिया था, अभी वो वेस्ट बैंक डिक्लेयर करके दे देगा। वो पेपर पे कुछ भी दे दे, यूनाइटेड नेशंस उसको कभी मान्यता देगा नहीं, इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मगर जमीन पे तो वो संघर्ष होगा, और ट्रम्प ही उसमें और बदनाम होगा और फंसेगा भी, ठीक है। दूसरी जो ट्रम्प ने बहुत बड़ी गलती कर ली है, यही इजराइल लॉबी जो मैं बोल रहा हूं, उसने कहा कि जो यूनिवर्सिटीज है जहां ये आंदोलन चल रहे थे अगेंस्ट द जेनोसाइड, उन यूनिवर्सिटीज में वो पूरा एंटी सेमिटिक एंटी जूइश माहौल है, और अगर इसी किस्म के प्रोटेस्ट चले तो फेडरल फंडिंग ये यूनिवर्सिटीज के लिए खत्म हो जाएगा, और ये जो प्रोफेसर वगैरह है वो सबको नौकरी से निकाला जाएगा। उसका बहुत बड़ा रिएक्शन ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज में आ चुका है, ओके। और उसमें क्या था कि बाइडेन और हैरिस के टाइम पे जब ये आंदोलन चले एनकैम्पमेंट्स के, तो वो ज्यादा करके डेमोक्रेट पार्टी के लोग थे, प्रोग्रेसिव मूवमेंट के लोग, तब भी इतना बड़ा हो गया था। अभी तो बाइडेन और हैरिस निकल गए यही गुनाह के कारण, और ट्रम्प के खिलाफ तो उसको 5-10 गुना बड़ा मूवमेंट चलेगा ट्रम्प के खिलाफ, या जेनोसाइड की बात होगी, ओके। तो बाइडेन और हैरिस को डुबा डाला ये पूरे लॉबी ने, इजराइल लॉबी ने। और मैं आपको कुछ छोटे आंकड़े बता दूं, 2020 का जो चुनाव हुआ, तो बाइडेन को 81 मिलियन वोट्स मिले, ओके, और ट्रम्प को 74 मिलियन मिले, 66% वोटिंग हुई थी। 2024 में जब चुनाव हुए तो 81 मिलियन बाइडेन के वोट्स 14 मिलियन कम हो गए, 67 मिलियन ही मिले कमला हैरिस को, और ट्रम्प का 1 मिलियन कम हो गया, 74 का 73 हो गया, और 66 का 50% हो गया वोटिंग, ओके।
तो एक तो ये जो इलेक्शन इतना बड़ा है कि ट्रम्प हिटलर है तो वोट करो, ये करो, वो करो, तो भाई 14 मिलियन तो कमला हैरिस के कम हो गए। और ट्रम्प के जो सपोर्टर थे तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो 66 का 58 हो गया, उसके भी 1 मिलियन कम हो गए। मतलब एक बहुत बड़ा तबका है अमेरिका में, ये दोनों के साथी हैं। ओके, और खास करके जो हमारे देश में लिबरल्स है, जिनको अमेरिकन पॉलिटिक्स समझ में आती नहीं है, उनको लग रहा है कि ट्रम्प हिटलर है, मोदी है, तो ये कमला हैरिस कोई राहुल गांधी, कोई कमला हैरिस राहुल गांधी नहीं। कमला हैरिस को वो हॉलोकॉस्ट हैरिस बोलते हैं। ये जेनोसाइड जो है, ठीक है, ये कंट्री कोई, ये अजीबोगरीब कंट्री है, नॉर्मल को डेमोक्रेसी तो है तो नहीं। दो ही पार्टी है, दोनों इजरायली जूइश कंट्रोल पार्टीज है, पहले वो समझ लो, इसका कैलकुलेशन टोटली अलग है। ठीक है, एक वो बात। दूसरी के ये कॉर्पोरेट कंट्री है, ये कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं। कॉर्पोरेट लॉबीज है, देश को चलाती है। ठीक है, तो लॉबीज और इजराइल लॉबी में क्या फर्क है वो भी आपको बता दूं। जेम्स पेट्रास और चॉम्स्की के बीच में ये एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ था, 2004 की बात कर रहा हूं, क्योंकि नोम चॉम्स्की का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो ना बॉयकॉट की बात करता है इजराइल के लिए, ना वो इजरायली लॉबी को इतना अहमियत देता है जितना देना चाहिए, और वो बोलता है कि दूसरी लॉबी जैसे काम करती है भी करती है। तो जेम्स पेट्रास बोलते हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर है वो बोलते हैं कि ये कोई लॉबी नहीं है, ये ज़ायनिस्ट पावर कॉन्फ़िगरेशन है, ये सत्ता है, ये पावर सेंटर है, कोई लॉबी नहीं है। लॉबी होती कि भाई तुम सत्ता में, मैं तुम्हारे पास आता हूं, ये खुद एक सत्ता है। यही सत्ता दोनों पार्टीज को चलाती है। ओके, आज जो दुनिया की टॉप 500 कंपनीज में, उसमें 89% आर ऑल जूइश ओन्ड, कंट्रोल बाय ब्लैक रॉक एंड वैनगार्ड। ओके, तो ये मैंने लेफ्ट के साथी को बोला कि हम लोग हमारे देश में पूंजी और जाति, पूंजी और वर्ग और पूंजी और धर्म की भी बात करते हैं। वी स्पीक अबाउट जैन कैपिटल इन दिस कंट्री, जैन पूंजी की बात करते हैं। 2004 में गेनाडी ज़ुगानोव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया की बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि देयर इज ज़ायनिस्ट कैपिटल। आप उसको ज़ायनिस्ट कैपिटल बोलो या जूइश कैपिटल बोलो, वही जूइश कैपिटल आज ये दोनों पार्टी को चलाती है, सभी कॉर्पोरेट कंपनीज को चलाती है। तो अमेरिका का बहुत अजीबोगरीब देश है कि बाइडेन और हैरिस आते तो लिबरल सरकार आती, और ये फैशिस्ट है। बाइडेन और हैरिस ने भी अटैक किया था यूनिवर्सिटीज पे। जुलियन असांज को तो ओबामा ने टारगेट किया था। ओके, ये पूरा सीरिया, लीबिया, यमन, सब वॉर्स इंक्लूडिंग यूक्रेन, ये सब ओबामा के टाइम पे चालू हुई थी। ओके, तो ये ट्रैप में पड़ो मत, लिबरल और इलिबरल, ये अमेरिका एक अलग ही किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम का। बोलिए। यानी आपने बताया कि ये अमेरिका जो है वो कॉर्पोरेट हाथों में चलने वाला मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं है, और दोनों पार्टियों में इजरायली ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो कंट्रोल करती है। और अब जो नई कैबिनेट बनी है उसमें बड़े ओहदे ज्यादातर सब ज़ायनिस्ट्स को दिए गए। ये और यूनिवर्सिटीज के खिलाफ बोल करके भी एक तरह से पंगा मोल ले लिया ट्रंप ने। लेकिन अब इस सिचुएशन में जब हम यहां तक पहुंच गए, जो जंग है ग्राउंड पर, इजराइल फिलिस्तीन जंग की मैं बात कर रहा हूं, मैं गाजा वाली जंग की बात कर रहा हूं, लेबनान की जंग की बात कर रहा हूं। रेजिस्टेंस ने हर किस्म की ताकत का मुकाबला किया बहुत मजबूती से, और आज भी मजबूती से कर रहे हैं। गाजा शांत नहीं बैठा है। जो ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं इसके मानी बिल्कुल ये नहीं है कि वहां लोगों ने सरेंडर कर दिया है, और लेबनान में तो वो एंटर ही नहीं हो पा रहे। अब तक जितने हथियार अमेरिका ने दिए इससे ज्यादा कितने और हथियार देगा। तो ग्राउंड पर क्या ट्रंप, अगर मान लीजिए उसे गुस्सा आए और वो कहे फिनिश देम ऑल, जैसे अब से पहले भी वो कह चुका है, क्या वाकई कुछ कर पाएंगे ग्राउंड में इजराइल और अमेरिका? वही पॉइंट है ना, आप और कितना करोगे। बाइडेन ने मान लो कि रोज 80 लोग को मरवाया, तो क्या बाइडेन ये ट्रंप 100 लोग को मरवाएगा और क्या करेगा, या न्यूक्लियर बॉम्ब डालने वाले। ट्रंप एक्चुअली एक टिपिकल रिपब्लिकन है नहीं, वो एक्चुअली कोई क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट है नहीं, वो अजीबोगरीब आदमी है। ठीक है ना, पॉइंट इज के वो क्या करेगा आने के बाद। उसका तो बोलना है कि मतलब इजराइल का बोलना है कि आपके आने के बाद मैं लेबनान का सीज फायर कर लूंगा। लेबनान का सीज फायर विदाउट गाजा सीज फायर होना नहीं, आप जानते हैं। तो ट्रंप आने के बाद क्या होने वाला है, और ट्रंप आने के बाद भी क्या उखाड़ लेगा जो बाइडेन और हैरिस ने नरसंहार करके नहीं किया। ठीक है, तो नेतन्याहू एक ट्रैप में आ चुका है, बाइडेन वो ट्रैप में फंस चुका, हैरिस भी उसी में हारी, क्योंकि 14 मिलियन वोट कम होने का मतलब है कि आपका दिल ही नहीं माना, आपका कॉन्शियंस ही नहीं अलाउ किया कि आप हैरिस को वोट करो।
क्योंकि हमारे कुछ मित्र है, सुनीता विश्वनाथन है, जो हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स की है, बोली कि मैं प्रोग्रेस हूँ मगर मैं नहीं वोट दे पाऊंगी कमला हैरिस को, मैं जिल स्टैंड को वोट दे दूंगी। तो ऐसो बिलियंस है जिसके कारण ये हारे। तो ट्रम्प भी आके क्या करेगा और कितने बम देगा, ठीक है। इस बार उसके पास सऊदी वाला सपोर्ट भी नहीं है कि सऊदी को लेकर कुछ अलग से मुस्लिम लोग बनाकर इसका कोई सॉल्यूशन निकाले। इस बार एक भी मुस्लिम या अरब कंट्री ट्रम्प के साथ अलग से नहीं खड़ी होगी, किसी की औकात नहीं बची है, ना जॉर्डन की बची है, ना इजिप्ट की बची है। सब लोग जानते हैं कि इतना गुस्सा उबल रहा है कि अभी एक साथ खड़ा होना। और ये हुआ रियाद वगैरह में इस बार जो मीटिंग हुई, ओके। और सऊदी जाके बात कर रहा है कि ईरान पे हमला नहीं होना चाहिए। आप कभी सोच सकते हैं इस बात को? और सऊदी और ईरान जॉइंट वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 अक्टूबर ने पूरा का पूरा कैलकुलेशन, ये 2016-20 वाला ट्रम्प का दौर नहीं है जहां उसने ये सब जो मुसलमानों में दरारें थी वो देशों को बांट के उसने वो सब करवा लिया था, वो खत्म हो चुका है। दूसरी बात यानी तकरीबन रशियन फ्रंट पे आप हार चुके हैं, दोनों जगह पे हार चुके हैं। चीन इतना जोरों से खड़ा है आपके सामने है। और दूसरी आप देखे हो कि चीन अमेरिका के मार्केट में डिपेंडेंट नहीं है। अमेरिका खाली $250 बिलियन का उसका बिजनेस होता है, और जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज है 1.6 ट्रिलियन का उसका व्यापार हो रहा है, ठीक है। और आज ब्रिक्स सामने खड़ा हो चुका है। ट्रम्प के टाइम पे इतना जोरों से ब्रिक्स भी नहीं खड़ा था। आप सैंक्शन करो, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपने अंदर ट्रेडिंग कर लेंगे। तो ये पिछले 8 सालों में दुनिया बहुत बदल चुकी है। ट्रम्प को उसका एहसास है कि नहीं वो देखना होगा, मगर ना जमीन पे वो अमेरिका अपना हथियार दे दे के अभी वो बदलाव कर पाए। एक छोटा नॉर्थ गाजा का इलाका अपने कब्जे में लिया है इतने लंबे जंग के बाद, ठीक है। और वहां भी अभी भी संघर्ष चल रहा है, वहां लोग सरेंडर नहीं करे। तो ट्रम्प आके करेगा तो क्या करेगा? अच्छा, एक नतीजे की तरफ मैं जाना चाहता हूं, वो ये कि जो अब तक जंग हुई इसमें जो अब ताजा जो खबर ये आई कि सऊदी अरब का MBS कहता है कि ईरान हक पर है, ईरान के खिलाफ जंग मत करो, या ईरान के साथ मिलकर के फौजी मशकें भी करता है, एक्सरसाइज भी करता है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि जो रेड सी के मुकाबले में ऑल्टरनेट रास्ता, सड़क के रास्ते से माल इजराइल पहुंचाने का जो इंतजाम किया गया था, UAE, सऊदी अरब और जॉर्डन के रास्ते, वो ट्रक भी दिन रात अभी चल रहे हैं, उनके बंद होने की कोई इत्तला नहीं है। तो क्या इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है? आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब या बाकी और GCC मुल्क ईरान की बढ़ती हुई ताकत, अरब अरबों में ईरान की पॉपुलैरिटी, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की शक्ल में इराक, सीरिया, यमन, ये सब अरब मुल्क हैं, इन मुल्कों में बाकायदा ईरान के साथ जुड़ करके काम करने का मिजाज, और खुद अरब मुल्कों में भी बाइकॉट इजराइल की कैंपेन चलते रहना, क्या इससे मजबूर होकर के वो ईरान की तरफ आ रहे हैं या चेंज ऑफ हार्ट है? क्योंकि ये दोनों चीजें अभी चल रही हैं, माल भी जा रहा है इजराइल को और ईरान के साथ जंगी मशकें भी हो रही हैं। ये कैसे महसूस कर रहे हैं, क्या है? आई थिंक ये दोनों बातें हैं। एक तो मेरे कुछ दोस्त है महाराष्ट्र में और देश भर में भी, जो मुस्लिम अपने दोस्त है, जो बोले कि हम लोग ईरान को नहीं समझ पाए, मगर अभी सुन्नी मस्जिदों में ईरान के लिए दुआएं हो रही है। एर्दोगान को लोग खलीफा मानते थे, एर्दोगान तो मजाक बन चुका है, ओके। तो एक तो वो जेन्युइन बात कि नहीं, ये लोग लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और फिलिस्तीन के लिए यही लोग है, ईरान है वो या हिजबुल्लाह हो या ये जो सीरिया, यमन के हुती और इराक की जो मिलिशिया है जो लड़ रहे हैं, वो रियलिटी है, ओके। दूसरी बात के आई थिंक कहीं थोड़ा दिल में भी परिवर्तन आ रहा है, ओके। सऊदी जैसे खुलकर बोल रहा है कि ईरान के साथ हम लोग खड़े और ईरान पे हमला नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है, ओके। और जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया है कि इतना गुस्सा है अरब वर्ल्ड में कि हमने तो अपने तरीके से पूरी कोशिश की 2 स्टेट सोल्यूशन की 2002 में, उनका एक रोल भी था वो टाइम पे, मगर इजराइल की तरफ से कुछ होना नहीं है। 2 स्टेट सोल्यूशन खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अभी एक ही तरीका है कि ये इलाके में जो भी रहे वो इक्वल सिटीजन करके रहे। उनका बोलना है कि रेजिस्टेंस के लिए, आर्म रेजिस्टेंस के लिए भी सपोर्ट बहुत बढ़ चुका है। 65% से ज्यादा बोले वही तरीका बचा है। और इजराइल में 80% से ज्यादा लोग बोले कि हमको 2 स्टेट सोल्यूशन चाहिए नहीं है, ये इस को भगाओ यहाँ से। तो पूरी परिस्थिति पिछले 8 सालों में बिगड़ चुकी है, मगर वो ट्रम्प और बाइडेन उसके लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल। फिलिस्तीनियों की तरफ से या ईरान की तरफ से या रीजन्स की तरफ से हर बार मांग हुई कि इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन करो। रशिया और चाइना की तरफ से वही मांग आ रही है, इनको करना ही, ओके।
तो नाउ द पॉइंट इज के आई थिंक जो अरब और मुस्लिम वर्ल्ड में जो चेंजेस आए ना, जो 7 अक्टूबर ने यूनिटी बना दी है, और हम जैसे लोग कर वो यूनिटी को, क्योंकि वो रेजिस्टेंस ब्लॉक का सवाल है, वहाँ क्रिश्चियंस का भी मैं देख रहा हूँ लेबनान में जो हिजबुल्लाह के साथ खड़े, सुन्नीज भी हिजबुल्लाह के साथ खड़े। तो पॉइंट इज के पूरे अरब और मुस्लिम वर्ल्ड में जो यूनिटी बनती जा रही है रेजिस्टेंस के लिए, उसको हम लोग को और प्रमोट करना चाहिए, और बाकी के समाज को हमारे साथ उस पूरे संघर्ष में जोड़ना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि असल में मैं तो इस हद तक कहता हूं कि ये सिर्फ सुन्नी और शिया इत्तेहाद की बात नहीं है, इंसानियत के इत्तेहाद की बात है। क्योंकि दूसरी तरफ ऐसा जेनोसाइड जहां लाखों लोग मारे जा चुके और बेघर हैं, और दूसरी तरफ ऐसी न सिर्फ खामोशी बल्कि हथियार मुहैया करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कत्ल कराने में अमेरिका और उनके साथी मुल्क जो हैं वो उसमें शरीक। मैंने सुन्नी शिया का इसलिए जिक्र किया क्योंकि वो लोग कोशिश करें कि सुन्नी शिया का सिविल वॉर हो जाए लेबनान में, और ये जो डिवाइड थी उसी पे वो लोग अपना पूरा स्ट्रेटेजी बेस कर रहे थे। वो डिवाइड 7 अक्टूबर ने लगभग खत्म कर दी है, ये देश सब बहुत करीब आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी अब सुन्नी शिया इत्तेहाद ही एक तरह से हल भी हो सकता है तमाम यानी इस फिलिस्तीनियों की मजलूमियत की बात करती थी कि इस्लामिक कंट्रीज को यूनाइट होना चाहिए इजराइल के सामने। ओके, बाकी के हमारे जो भी मसले चलते रहे वो अलग बात है, मगर फिलिस्तीन के लिए तो एक साथ आ जाओ। तो वहां के ईसाई भी साथ आ चुके हैं, ठीक है, मतलब करबला के टाइम पे वहां इराकी ईसाई भी जाते हैं, वो पूरे उस दौरान साथ में रहते हैं। तो दैट इज द सिचुएशन कि वो पूरे इलाके के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग एथनिसिटी के लोग साथ में, कुर्द भी जुड़ रहा है, द्रूज भी जुड़ रहा है, ये सब आ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि कुर्द और द्रूज को भी अलग किया जाए, मगर वहां के इलाकों की कोशिश है कि ये सब लोग मिलकर फिलिस्तीन के सपोर्ट में सब लोग साथ में खड़े रहे। यकीनी तौर पर सभी लोग अमन तो चाहते ही हैं, और अपने आसपास वालिद जुमला जो सबसे बड़े द्रूज लीडर है उनका भी सपोर्ट मिल चुका था। ओके, तो पॉइंट इज के 7 अक्टूबर ने वो पूरे रीजन की पॉलिटिक्स को बदल दिया है। ट्रंप अपने पुराने फॉर्मूले के साथ आएगा, जैरेड कुशनर को प्रिंस सलमान के पास भेजेगा कि भाई ये इब्राहिम अकॉर्ड करो, और फिर ये सब दिन खत्म हो चुके हैं। एंड ट्रंप के पास कोई नई आइडियाज है नहीं, इसलिए वो क्या करेगा वो देखना है। उसको लग रहा है कि बम बारूद से वो सॉल्व करेगा नेतन्याहू के बोलने पर, तो वो दिन तो चलेगा। जी, वो दिन चलेगा। जी देखिए, आने वाला वक्त बताएगा क्या कुछ होगा। ट्रंप, असल में ट्रंप को जो अब तक देखा है हमने पिछले 4 साल, पिछले जो हुकूमत की है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आदमी। इसकी है मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटियों को एक कोर्स शुरू करना चाहिए कि ट्रंप जैसे आदमी को समझने के लिए कोई साइंस क्रिएट हो सके। तो ये बहरहाल बहुत ही अजीब सी चीज है, और क्या कुछ करेगा। एक तरफ वो कारोबारी आदमी है, बिजनेस भी बढ़ाना चाहता है, दूसरी तरफ वो जंगों को खत्म भी करना चाहता है, लेकिन इजराइल को सपोर्ट भी चाहता है। तो ये कंट्राडिक्शन कहां लेके जाएगा अमेरिका को, और दुनिया पर उसका क्या असर होगा, वो आने वाले वक्त में देखेंगे। बहुत बहुत रशिया की जंग वो खत्म करना चाहता है क्योंकि बहुत पैसे बर्बाद हो रहा है, मगर उसकी जो क्रिश्चियन जायनिस्ट और जूइश जायनिस्ट लॉबी है वो पूरे ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के साथ है। अल अक्सा मस्जिद को खत्म करो, थर्ड टेंपल बनाओ, वो पूरा क्रिश्चियन जायनिस्ट आइडियोलॉजी का मामला है, ठीक है, वो भी चल रहा है। तो मैं बोल रहा कि ये कॉन्ट्रडिक्शन में वो संभाल नहीं पाएगा। अगले 2 साल में आप देखोगे कि ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन बुरी तरीके से हारेगा। इसने नौजवानों के साथ वहाँ, क्योंकि इस बार नौजवानों ने काफी ट्रंप के लिए वोट भी किया एक्चुअली, वो वोटिंग बहुत इंटरेस्टिंग हुई है। मतलब 14 मिलियन जो लॉस हुआ है वो एनालिसिस करना हुआ कि वोट कहाँ चला गया है सब। ओके, तो पॉइंट इज के अगले 2 साल के अंदर ही अगर ये मिडिल ईस्ट की वॉर को बढ़ाता रहा, देखो अभी तो पोप ने भी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। जो पोप फ्रांसिस है उसने भी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है कि ये जो जेनोसाइड है उसका इंटरनेशनल कमेटी इन्वेस्टिगेट करे। तो अब तो इजराइल और भी संकट में आ गया क्योंकि कैथलिक्स तो क्रिश्चियन में बहुत बड़ी मेजोरिटी है। ओके, और अभी तो ये भी डिमांड आ रही है कि इजराइल को यूनाइटेड नेशन ही बर्खास्त किया जाए। जब वो यूनाइटेड नेशंस के ट्रूप्स को ही अटैक कर रहा है लेबनान में, जब उनरा पे ही अटैक कर रहा है, जो यूनाइटेड नेशंस के जो पेड वर्कर्स है, जो रिलीफ के वर्कर्स है, तो यूनाइटेड नेशंस में क्यों रखना है इजराइल को? यहाँ तक बात हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। असल में शुरुआती गुनाह तो यूनाइटेड नेशन पर के ही सतह पर हुआ कि इसको एक मुल्क की सतह दी गई, रिकॉग्नाइज किया गया। देखिए, अमेरिका में यूनाइटेड नेशन का खुद वजूद जो है ना न्यूयॉर्क में, वो अमेरिका की सुप्रीमेसी पूरी दुनिया में कायम करने का एक अड्डा है। वो न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में जो बड़ी इमारत खड़ी है, और उसी से पूरी दुनिया पर को कंट्रोल करने की। नहीं भाई साहब, वो मैनहट्टन में है, मगर हर वोट तो हार जाता है। इजराइल पे जितने
होता है तो 2-4 देश अमेरिका के साथ होता है, वो तो हार जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस का रोल एक पॉलिटिकल रोल है, उनके पास अपनी आर्मीज़ तो होती नहीं, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। यूनाइटेड नेशंस एक बैरोमीटर है कि पब्लिक ओपिनियन किधर है। पब्लिक बिल्कुल। ओपिनियन दुनिया का उसके साथ है ही नहीं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया फिरोज़ मीठी बोरवाला साहब। आपने बहुत ही गहराई से इज़राइल-फ़िलिस्तीन जंग न सिर्फ़ मिडल ईस्ट के हालात बल्कि अमेरिका में जो नई कैबिनेट बन रही है उनमें एक-एक लोगों के नाम लेकर के उनकी बैकग्राउंड तक बताई। इतनी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है और ये आपने एक तरह से ये ख़दशा ज़ाहिर किया, ये शक ज़ाहिर किया कि ट्रंप जो है वो अपने इस कॉन्फ्लिक्टिंग नजरिए की वजह से कहीं कामयाब नहीं हो पाएंगे। उन्होंने एक तरफ तो यहूदी लॉबी को भी खुश करने की सोची है, साथ-साथ ईरान से भी शायद ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं और उधर मुल्क के अंदर उन्होंने स्टूडेंट्स को भी नाराज करने का इंतजाम शुरू कर दिया अपना ओहदा संभालने से पहले ही। आने वाला वक्त बताएगा क्या कुछ सूरत हाल होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया मीठी बोरवाला साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि आपकी बात भी सामने आ जाए और जब आप कमेंट लिखते हैं तो बहुत से दूसरे देखने वाले भी उन कमेंट्स से मुतासिर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।